सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा में आज का हमारा विषय है हालात बेरहम, राहत का मरहम। कोरोना महामारी के बाद न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा सी गई है, उसके बाद से हर तरफ आम लोगों की मदद के संदर्भ में हाथ भी उठ रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं। भारत के संदर्भ में आज हम बात करेंगे क्योंकि देश की वित्त मंत्री कल एक बार फिर राहत का तथाकथित तौर पर पिटारा या पैकेज लेकर देश के सम्मुख आई। बताया गया कि उन्होंने 6 लाख करोड़ से ज्यादा का एक पैकेज तैयार किया गया है जो इस बदहाली के दौर में लोगों को राहत देगा, भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संबल देगा, जिन लोगों की जेब खाली हो चुकी है उसके अंदर पैसों की भरमार करेगा। तमाम अर्थशास्त्री इस पैकेज के संदर्भ में अपना अपना नजरिया व्यक्त कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल की अगर बात करें तो वह तो अभिभूत रहता ही है सरकार के फैसलों के संदर्भ में। 20 लाख करोड़ का पैकेज साल भर पहले आया था, उससे भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अभिभूत थे, आज भी अभिभूत हैं। लेकिन विपक्षी दल पहले भी सवाल उठा रहे थे, आज भी सवाल उठा रहे हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ट्वीट करके इस पैकेज के संदर्भ में तमाम उम्मीदें जताई हैं, वहीं विपक्ष की आवाज राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करके इस फैसले को निराशाजनक करार दिया गया है। उनका कहना था कि इस फैसले के चलते लोग अपने बच्चों के स्कूल की फीस तक भी नहीं चुका पाएंगे, तो ऐसे पैकेज के मायने क्या हैं। हम आज एक संजीदा बातचीत इस पूरे मसले पर करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जिसे राहत का नाम देती है, सरकार जिसे पैकेज के तौर पर भारी भरकम राशि के तौर पर व्यक्त करती है, वो सारे पैकेज कुल मिलाकर कर्ज की शक्ल में ही मिलते हुए दिखाई क्यों देते हैं। हम पुराने समय में जो किस्से कहानी या किताबों में पढ़ते थे उसमें देखते थे कि जब भी विपत्ति का समय आता था तो गांव का साहूकार गरीब किसान या गरीब मजदूर के संदर्भ में कर्ज के माध्यम से उस पर और बोझा लाद दिया करता था। क्या देश की सरकार इस आपदा के दौर में उस सूदखोर महाजन के तौर पर व्यवहार कर रही है या वाकई उसकी कोशिश है, एक गंभीर प्रयास है लोगों को राहत देने का। विशुद्ध एक गंभीर चर्चा इस पर करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और एक गंभीर विमर्श के माध्यम से नतीजे तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बहुत ही सारगर्भित है। समय की कठिनाई और मदद के लिए उठने वाले हाथों को समर्पित हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि आवश्यकता समय पर पहुंचाई हुई सहायता, आवश्यक समय पर पहुंचाई हुई सहायता अल्प होने पर भी इस पृथ्वी लोक से बढ़कर होती है। तिरुवल्लुवर के द्वारा यह विचार सूत्र हमें प्राप्त हुआ। आशा यह कि कष्ट के समय पर अगर कोई आपको तिनके के बराबर की भी मदद कर रहा है तो वह कोई छोटी मदद नहीं है। तो सरकार के संदर्भ में जो राहत पैकेज हैं, कुल मिलाकर वो कितने बड़े या कितने छोटे हैं, पर कुल मिलाकर राहत के तौर पर हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब हम इसकी मीमांसा कर सकते हैं कि जरूरत के लिहाज से वो राहत पर्याप्त है या नाकाफी है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शंकर लालवानी जी हैं। शंकर लालवानी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वह तो एक परिचय ही है, पर इसके साथ साथ एक बड़ा परिचय उनका यह भी है कि वह मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के सांसद हैं। तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीतने का करिश्मा उन्होंने 2019 के चुनाव में कर दिखाया था। इंदौर जो आर्थिक राजधानी है, तो वहां का सांसद सबसे बेहतर तरीके से शायद ये बता पाएगा कि यह राहत पैकेज उद्यमियों को, मजदूरों को, किसानों को किस कदर राहत पहुंचाने में कामयाब रह रही है। हमारे साथ डॉक्टर विनीत पुनिया जी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीडिया सेल के सेक्रेटरी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नेता राहुल गांधी हर बार सवाल उठाते हैं, क्या इस बार संतुष्टि की कोई उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष पांडे जी भी जुड़ रहे हैं जो पूर्व केंद्रीय सचिव है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के। बतौर अधिकारी उनका तकरीबन 4 दशक का तजुर्बा है। उनके माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन कठिन दौर में एक सरकार के पास क्या विकल्प होते हैं और क्या वो इन विकल्पों का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो इस चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बन रहे हैं वह आर्थिक जगत का बेहद सम्मान्य नाम डॉक्टर चरण सिंह जी के रूप में है। डॉक्टर चरण सिंह जी IMF से जुड़े रहे हैं, RBI से जुड़े रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर उनकी कुशलता के, उनकी दक्षता के न केवल इस देश में बल्कि दुनिया में बहुत से लोग कायल हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे भारत सरकार की कोशिशों को और देश की जरूरतों को, दोनों के संदर्भ में। पर चर्चा की शुरुआत शंकर लालवानी जी से ही करते हैं और शंकर लालवानी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार की सम्मान्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
ने कल फिर एक बार दावा किया है 6 लाख करोड़ का पैकेज देने के संदर्भ में। और अधिकांश लोगों की शिकायत देश में है कि पहले भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, किसी की जेब में 20 रुपए भी मिलते नहीं दिखे जो आम आदमी था। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आंकड़े इतने बड़े हो जाते हैं पर मदद के तौर पर लोगों के हाथ खाली रह जाते हैं, ये अधिकांश जगह से आवाज उठती है। थोड़ा शंकर लालवानी जी, आप समझा सकते हैं कि क्या मदद दे पा रहे हैं आप इस कठिन दौर में, या केवल और केवल सपने ही हमारे हिस्से में आ रहे हैं? देखिए, हमारे साथ तो विशेषज्ञ जुड़े हैं, तो इतना ही कहूंगा जी कि सरकार ने पिछली बार भी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था जी, और इस बार 629 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है जी, कुल मिला के जो आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि आर्थिक के मंदी दौर में किस प्रकार बाजार में आर्थिक मंदी से ऊपर उठने के लिए सरकार लिक्विडिटी पैसे देती है जी, और उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, एमएसएमई का हो, अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने मदद की। तो सरकार की मंशा यही है कि जो लिक्विडिटी बाजार में आना चाहिए वो उसके माध्यम से आए और रोटेशन ही घूमे, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना के लॉकडाउन में एक आर्थिक रुकावट आ गई, स्थिरता आ गई थी, उसको किस प्रकार मोटिवेट करें, और उसको करने के लिए सरकार ने बहुत सारे पैकेज दिए हैं और इन पैकेजों के माध्यम से निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। और मुझे लगता है कि जो आर्थिक मंदी है उसको कहीं ना कहीं तेजी के रूप में हम देख सकते हैं। मेरा शंकर लालवानी जी, आप तो जन नेता हैं, आपसे सीधा सवाल है, लोगों के घर की हंडिया में चावल नहीं है, खाली है, लोगों के हाथ में नौकरी नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। दुनिया के तमाम देशों की तरफ हम जब दृष्टि डालते हैं जिनके साथ मुकाबले की बात आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी हम लोगों से किया करते थे, तो बताते थे कि हम देश को वहां ले जाएंगे। इस आपदा के दौर में वहां पर सीधा पैसा वहां के नागरिकों को दिया गया, जिनकी नौकरियां चली गई उनको हजारों और लाखों रुपए की शक्ल में राहत पहुंचाई गई, जिसे उन्हें वापस नहीं करना है। आपसे समझना चाहते हैं कि ये आप राहत का कौन सा फार्मूला लेकर हम लोगों के बीच में आते हैं, जिसमें जो कुछ भी मिल रहा होता है वो कर्ज की शक्ल में मिल रहा होता है, जिस पर ब्याज भी लग रहा होता है, और अपेक्षा आपकी है कि अभी आप इन शर्तों पे ले लीजिए और बाद में इसको सूद समेत हमें वापस भी करिए। आपदा को अवसर में बदला जा रहा है, ऐसा अधिकांश विपक्ष के नेता आपके संदर्भ में आरोप लगा रहे हैं। आप तो जन नेता हैं, थोड़ा दृष्टि दीजिए ना, ये मदद के कौन से हाथ हैं जिन पर हम भरोसा कर पाए? देखिए, कुल मिला के आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से चल सकती है और उसको चलाने के लिए क्या क्या मदद चाहिए, उसके लिए सरकार पूरी वचनबद्ध है और काम भी कर रही है जी। अब आपका कहना है सरकार सीधे लोगों की जेब में पैसा दे जी, मेरा कहना है कि सरकार सीधे, जो हमने देखा पूर्व में जी, हम सीधे लोगों की जेब में पैसा देने के बजाय उनके व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं, इस प्रकार के काम करना चाहिए ताकि उनका व्यापार व्यवसाय बढ़े, इंडस्ट्री में रोजगार बढ़े, उसको लेके उन सरकार ने पैकेज दिए हैं जी। अब ये जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों किस प्रकार हम तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए क्या क्या मदद चाहिए, इंडस्ट्री को लोन चाहिए, छोटे जो हमारे कारोबारी हैं उनको बिना गारंटी के लोन दे ताकि वो अपना कारोबार चला सके। तो इन सभी प्रकार की योजनाओं को सरकार ने लाए ताकि आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़े। कुल मिला के सरकार की ये मंशा है। तो कुल मिला के सरकार की मंशा है कि आर्थिक गतिविधियां तेज हों और इसके लिए एक कर्ज की व्यवस्था बनाई गई है। आज देश के प्रमुख समाचार पत्रों में शुमार है दैनिक भास्कर, उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी का एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है और अभिजीत बनर्जी ने भी ना इत्तेफाकी जाहिर की है इस संदर्भ में कि जो कोशिशें चल रही हैं उससे बहुत समाधान होना नहीं है। उन्होंने विकल्प दिया है कि नोट बड़ी संख्या में छापे जाएं और लोगों की जेब तक पहुंचाए जाएं। इसकी रोशनी में मैं जाना तो डॉक्टर चरण सिंह जी के पास चाहता हूं, लेकिन विपक्ष की आवाज को सुनने के बाद जाना चाहता हूं, तो इसलिए विनीत पुनिया जी के पास आता हूं और विनीत जी से समझना चाहता हूं, आपकी पार्टी शुरू से एक ही राग अलापती है, सीधे पैसे दीजिए, 6,000 रुपए खातों में ट्रांसफर कीजिए। यह आप केंद्र की सरकार से अपेक्षा तो करते हैं, पर जिन भी बचे खुचे राज्यों में आपकी सरकार है या आपके समर्थन से सरकार है, उन सरकारों ने ऐसी कोई कोशिश की हो दिखाई नहीं देता, सिवाय तमिलनाडु के, जहां पर स्टालिन के द्वारा शपथ लेने के साथ ही यह कोशिश की गई।
आपसे जानना चाहते हैं, केंद्र को संकट में डालना आपकी मंशा है या देशवासी जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं उनको राहत पहुंचाना आपकी मंशा है? थोड़ा दृष्टि देंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। मेरी मंशा, मेरी पार्टी की मंशा बहुत स्पष्ट है जी। हम देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम देशवासियों की मदद करना चाहते हैं जी। आज का मौका राजनीति करने का मौका नहीं है जी। आज का मौका हेडलाइन मैनेजमेंट का भी नहीं है जी। आज का मौका छीटाकशी का भी नहीं है जी। आज का मौका मदद करने का है, हाथ बढ़ाने का है, और जिसको घाव मिला है उसको मरहम लगाने का है। और मैं माफ करना, ये सब पॉजिटिव माइंडसेट के बावजूद भी मुझे कोई एक बात नजर नहीं आ रही जिसके लिए मैं इस सरकार की प्रशंसा करूं। जी। जो अभिजीत बनर्जी ने कहा है वही सारे दुनिया के सभी जाने माने इकोनॉमिस्ट वही कह रहे हैं और वही कर रहे हैं। जी। देखिए, एक सरकार की कार्यकुशलता के बारे में जानने के लिए, पहचानने के लिए, अगर उसकी पूरी कार्यकुशलता की मैं चर्चा करूं तो 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है। जी। 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक जो भी चीजें इस सरकार ने की हैं, एक कमाल करने की कोशिश की है, एक ऐसी बड़ी बात बताने की कोशिश की है कि नोटबंदी हमने किया, बहुत बड़ी बात की, बहुत हिम्मत दिखाई, इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, इससे देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। ऐसा कुछ हमें होता हुआ दिखा नहीं। जी। हमारे सामने जीएसटी के बारे में बात की, उसमें इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि ओरिजिनल जीएसटी क्या था और अब क्या बन गया है। जी। मैं बात करूंगा अभी इसी मुद्दे की। जी। सांसद महोदय की मजबूरी है, उन्हें एक ऐसे मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखना पड़ रहा है जिस पे व्यक्तिगत रूप से वो खुद भी सहमत नहीं होंगे। अगर वो घर में बैठ के अपने घर में बच्चों के साथ बात करते होंगे, अपने मित्रों के साथ बात करते होंगे, तो वो ये निश्चित रूप से कहते होंगे कि ये जो लिफाफेबाजी है, ये जो पैकेजबाजी है, इसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा। देखिए, आपने पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। जी। क्या 20 लाख करोड़ का पैकेज से किसी आम भारतीय की जीवन में कोई सुधार हुआ? किसी को कोई राहत मिली? अगर 20,000 लाख करोड़ का जो इतना बड़ा आंकड़ा होता है उसका कोई फायदा नहीं मिला, तो ये जो 6 लाख करोड़ का जो इन्होंने एक नया शुगफा डाला है, इसका भी मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। जी। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं बहुत ही सिंपल भाषा में कि देखिए, लोगों की जेब में पैसा डालिए ताकि डिमांड क्रिएट हो। मैं बहुत ही आम आदमी की भाषा में बताना चाहता हूं कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो लोन कैसे ले लेगा? वो आप उसको कह रहे हो कि आप लोन लीजिए और लोन लोगे क्योंकि आप पहले दिवालिया होने वाले हो, आप दिवालिया होने वाले हो तो आपको दिवालिया होने से मेरा और ले लीजिए। क्या कोई व्यक्ति दिवालिया होने की है और जिसको मार्केट की कंडीशंस दिख रही हैं, जिसको महंगाई दिख रही है, जिसको पेट्रोल डीजल की हर रोज नए रेट बढ़ रहे हैं, पिछले 2 महीने में इस सरकार ने 35 से ज्यादा बार रेट बढ़ाया है, उसको रोज दिख रहा है कि कोई हालात इकोनॉमी की रिकवरी के है नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, डिमांड कैसे क्रिएट होगी? जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी, देखिए इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर पांडे, डॉक्टर चरण सिंह, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया जरूर मुझे भी बताइए कि बिना डिमांड क्रिएट किए क्या आप इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हो? क्या ऐसा संभव है? प्लीज देश को बताइए कि ये सरकार ऐसा लिफाफेबाजी, ऐसी हेडलाइन मैनेजमेंट पे ध्यान क्यों है? अगर हेडलाइन मैनेजमेंट पे ध्यान क्यों है, लिफाफेबाजी पे क्यों है, ये सवाल विनीत पुनिया जी ने उठा दिया है। मैं डॉक्टर चरण सिंह आपके पास आना चाहता हूं, बतौर अर्थशास्त्री आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार की दिलचस्पी राहत पहुंचाने में या आंकड़े बताने में? 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये वाकई मंशा थी या लोगों की जेब में 2-2 हजार या 20-20 हजार रुपए की राहत पहुंचाई, ये मंशा थी? आज की भी जो ये घोषणा है, आपसे समझना चाहता हूं, क्या यही देश की जरूरत है? क्या यही इस समय आम आदमी जो हाथ पसारे खड़ा है उसके राहत पहुंचाने के लिए बेस्ट फॉर्मूला है, या कोई और विकल्प होना चाहिए था जिसकी तरफ शायद साहस नहीं है या मंशा नहीं है? किस दृष्टि से देखते हैं चरण सिंह साहब आप? आपका शायद म्यूट का बटन दबा हुआ है, अगर आप उसे अनम्यूट कर देंगे सर।
बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जो आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं कहना चाहूंगा, जी मैं कैंपियन स्कूल भोपाल जी और केंद्रीय विद्यालय सागर में पढ़ा हूँ। तो जी जब आप मुझे बुलाते हैं, मुझे एक सेवा का मौका मिल जाता है आपके प्रदेश में आके अपने विचार रखने का। सर। जहां तक आपने मुझे सवाल पूछा है, जी उस सवाल के आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है। जी तो इसलिए मुझे पता नहीं कितना मेरे पास समय है, पर मैं अपने विचार संक्षिप्त में रख देता हूं, जी और अगर आप चाहेंगे तो विस्तार में आगे जाके बताऊंगा। जी जहां तक पहला पहला सवाल है, पूरी दुनिया में ऐसी महामारी 100 साल के बाद है, जी तो उस चीज को कभी भूलिए नहीं। जी दूसरी बात, पूरे दुनिया में जो टैक्स कलेक्शन होता है वो करीब 36% ऑफ द नेशनल इनकम होता है एवरेज पे। जी कई देशों में 40 से ऊपर है, कई देशों में 30-32 भी है। जी हमारे देश में 18% है। जी 18% टोटल टैक्स कलेक्शन इंडिया में हुआ है। इसका क्या मतलब है? टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस पिछले 75 सालों से हो रहा है। मैंने 75 साल क्यों कहे? क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन पहला हुआ था वो 1945 में हुआ था। जी जब 1935 में रिजर्व बैंक बना था, उन्होंने 10,000 5,000 के नोट निकाले थे। अंग्रेज हुकूमत ने देखा कि टैक्स जो रानी के पास जाना चाहिए वो जा नहीं। तो पिछले 75 सालों से इस कंट्री में बहुत स्टडीज हुई हैं। टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस दबादब होता है, और दुनिया भर में जहां 36% टैक्स टू जीडीपी रेशियो कलेक्शन होती है, यहाँ पे 17% होती है। पूरा टैक्स राज्य का, केंद्र का, लोकल बॉडी का मिलाकर। जब कि सरकार इतनी कमजोर है, पिछले 75 साल में लोगों ने सरकार को टैक्स नहीं दिया है, अपने घर की कोठियां और कारें बड़ी से बड़ी बनाई हैं। जब महामारी आती है तो केंद्र की तरफ देखते हैं, तो अपने घर की तरफ क्यों नहीं देखते हैं जब टैक्स नहीं दिया है? जी तो पहली बात तो ये मन में रखिए कि जब सरकार गरीब है, जी कितना कर सकती है? जी उस गरीबी की रेखा में रह के भी एक अर्थशास्त्री के होने के नाते मैं आपसे ये आंकड़े शेयर कर रहा हूं जी कि ये हमारे देश की, और कितने ही टैक्स कमीशन बैठे हैं, वो सब में ब्लैक इकोनॉमी के बारे में बातें की हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर ने इस पे किताबें तक लिखी। जी अभी बात आ गई ये महामारी की। इस महामारी में जब आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है लेबर, मानव, हाथ और दिमाग, और एक होता है कैपिटल, जो पूंजी लगाई जा सके और उससे उत्पादन किया जा सके। जी अभी इस महामारी में कुछ चीजें जारी रखी गई हैं, कुछ चीजें बंद की गई हैं लॉकआउट के कारण। जी जो चीजें जारी रही हैं वो अस्पताल, बैंक, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस जारी रही हैं, उनको तनख्वाह जाती रही है, और उनके थ्रू कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता रहा है। जी जो चीजें बंद हुई हैं लॉकआउट में, वो तो साफ था, या तो जान के साथ खेलें या फिर अपना जान बचाए। तो इसलिए लॉकआउट में जब सब कुछ बंद हो गया, टैक्स कलेक्शन और भी कम हो गए। जी तो इसलिए जितनी चादर है उतना ही पैर पसारा जा सकता है। जी दुनिया भर में डेफिसिट का एक कॉन्सेप्ट है, कमी का, जी 3% आय का। हमारे देश में वो 10% हो चुका है। जी आपने जितने भी अर्थशास्त्रियों के नाम लिए और जितने भी अर्थशास्त्रियों के नाम अखबारों में आ रहे हैं, वो सारे वो अर्थशास्त्री हैं जो विदेश में बैठे हैं, आपके घर में आके कभी नहीं बैठे, दिल्ली में आके उन्होंने कभी नौकरी नहीं की है। इसलिए यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में वो कितना जानते हैं मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है या देश जो उनका नाम लेते हैं उनको पता है तो बहुत खुशी की बात है। पर वो अर्थशास्त्री जो अमेरिका में, बॉस्टन में सबसे अमीर जगह पे बैठे हैं, वो जब आके इंडिया के बारे में बताते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होती है। आप कह रहे हैं देश में पैसे की कमी है, ये आपका स्टॉक मार्केट रोज नई जगह पे क्यों पहुंच जाता है, नई से नई ऊंचाई क्यों छू रहा है, कारें बिक रही हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि जो 20 लाख या कल का 6 लाख का पैकेज सुनाया गया है, उसमें प्रयत्न क्या किया जा रहा है? एक तो मैंने जैसे कहा लेबर, और दूसरा कहा कैपिटल। बैंकों को कहा जा रहा है जहां जहां पूंजी की जरूरत है पूंजी लगाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों को दो चीजें चाहिए होती है, एक उनको खाना चाहिए, एक उनको बीमारी के लिए थोड़ी दवाई चाहिए। दोनों चीजों पे
एक अर्थशास्त्री होने के नाते लेबर को संभाला जा रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि उनको सिर्फ आप कुछ अनाज दे रहे हैं 5 किलो का, आप उनको मक्खन नहीं दे रहे हैं, आप उनको पनीर नहीं दे रहे हैं, आप कह सकते हैं। पर इस जब मुश्किल से गुजरे हैं आप, और जब टैक्स कलेक्शन इतना कम है, सरकार इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकती है मेरी राय में। अब आखिरली बात, आप सीधा लेके पैसा उनको क्यों नहीं बांट देते हैं? आप पैसा बांटेंगे, आपको भी पता है जब पैसा बनता है, ये जेरोक्स पेपर के ऊपर करेंसी नहीं बनती है जी। ये कागज भी हाई सिक्योरिटी का है, ये इंक जो उसमें आती है वो भी हाई सिक्योरिटी की है। और 3 साल पहले रिजर्व बैंक प्लानिंग शुरू कर देता है कितनी करेंसी कब देश में लाई जाएगी, ये रातों रात नहीं हो जाता है जी। आखिरला पॉइंट जो इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप बिना कार्रवाई के पैसा बांटना शुरू कर देंगे, लॉकडाउन है हर जगह, आप खर्चा कहां जाके करेंगे? पूरा लॉकडाउन है जी। खाना चाहिए, खाना आपको दिया जा रहा है, दवाई चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपका अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो इसलिए जो पैकेज दिया जा रहा है उस कारण क्या क्या चीजें हुई हैं, कोई भी पिछले 1.5 साल में देश में भूखमरी से नहीं मरा है, पहली बात जी। दूसरी बात, दवाई की कमी से कोविड हुआ है, कोविड के कारण कुछ मुश्किलें आई हैं, वो मैं भी आपके साथ सहमत हूं, पूरी दुनिया में आई है। आज इंडोनेशिया में वही हालात हो रहा है जो हमारे यहाँ अप्रैल में हुआ था। तो पूरी दुनिया में जब ऐसी महामारी आई है, ये सिचुएशन वहां भी हुई है। जहां जहां दुनिया में ऐसे पैसे तनख्वाहें बांटी गई हैं, वहां पे सरकार ने यहाँ पर एक कदम उठाया था। जब कोविड खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे दुनिया के अर्थशास्त्री, वो भी जिनका आप नाम लेके मुझे बता रहे थे, वो भी लिखेंगे कि दुनिया में जब पेंशन दी गई थी, यहां पर सरकार ने कहा कि किसी को हटाइए नहीं जी। बेशक 75% कट किया है लोगों ने, कहीं नौकरियों में उनको रखा गया। आखिरला पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जो रेडी वाले होते हैं, सिर पे सामान उठा के जाते हैं, समोसे की दुकानें लगाते हैं, उसके लिए उनके लिए भी सरकार ने जितनी उनकी चादर है उसके मुताबिक उन्होंने पैर पसारा है। अगर आप पैसा बांटना शुरू कर दें, जो दुनिया का स्टैंडर्ड है 3% डेफिसिट जीडीपी रेशियो, आप ऑलरेडी 10 पार कर गए हैं, ज्यादा कर गए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और पूरी दुनिया में आप मजाक बन जाएंगे, वो नहीं किया जा सकता। इधर इस टाइम पे मैं इधर ही करता हूं, आगे आप मेरे कुछ सवाल हैं सर, जो आपने बातें कही हैं उनके संदर्भ में। आपसे पास आपने बड़ा अच्छी बात यह कही कि जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। इस देश में जब नोटबंदी की गई तो बताया गया कि तकरीबन 13 लाख करोड़ के करीब हमारे पास नोट हैं, पर जब हम पैकेज घोषित करते हैं तो हम ये बता रहे हैं कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज लोगों को दे रहे हैं। जितनी चादर है उतनी चादर बताने में कोई संकोच क्यों है? आंकड़ों को इतना बड़ा बड़ा प्रस्तुत किया था, हर आदमी की उम्मीद जाग जाती है कि मेरी तिजोरी में कितना पैसा आने वाला है, या मेरी जो फटी हुई जेब है उसमें कितनी रेजगारी गिरने वाली है, पर वो आखिरी में पाता उसे कुछ नहीं मिल रहा है। एक सवाल। दूसरा, आपसे यह भी समझना चाहता हूं कि 75 साल के दौरान इस सरकार के अस्तित्व में आने से पहले पेट्रोल डीजल के संदर्भ में यह समझते थे हम कि पेट्रोल डीजल के संदर्भ में सरकार को सब्सिडी पे बड़ा वहन करना पड़ता है। अभी तो आंकड़े उलट सामने आते हैं। सरकार ने कमाई का सबसे बड़ा साधन ही मानो पेट्रोल डीजल को मान लिया है। और इस सरकार की ईमानदारी यह है कि जब पश्चिम बंगाल समेत असम में चुनाव होते हैं तो तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय, और जैसे ही 2 मई को परिणाम आया और सफाया हुआ, उसके बाद में तेल के दाम रोज किस कदर बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी निगाह से वो दाम अछूते नहीं रहे होंगे। आपसे जानना चाहता हूं कि वाकई सरकार की मंशा हमें राहत पहुंचाने की है या केवल राहत पहुंचाने की कोशिश करते दिखाने की? आपसे सीधा सवाल सर। देखिए, मैं तो एक अर्थशास्त्री हूँ, ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, और मेरी उम्र भी ऐसी है कि मुझे अभी कुछ इच्छा होगी ना भी हो तो इसी स्तर पे मैं चलता रहता हूँ एक अर्थशास्त्री के होने के नाते जी। अब जहां तक आपने बात कही, मैं राजनीति से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जहां तक बात हुई आंकड़ों की, जहां तक बात हुई राहत की, आप जानते हैं कि जब कोविड हुआ है, और ये मेरा निजी है और इस पे मैं कई बार लिख भी चुका हूं, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी रेखा के मामले उठ रहे हैं, वहां पर एक मेंटल डिजीज और मेंटल डिप्रेशन और मेंटल सैडनेस और मजबूरी के भी हालात बनते जा रहे हैं।
उस हालात में जरूरी है कहना कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर सरकार नहीं कहती तो फिर हम लोग कहते कि देखिए हम तो डूबे मर रहे हैं, हम लोग इस विचार में मर रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं। तो सरकार, जो हमारी सरकार ही नहीं, विदेश की भी सरकारें जो जो कर रही हैं अच्छी तरह उसको अनाउंस कर रही हैं। और वो आपने देखा, आपको भी पता है इस देश में बैठे कि उन्होंने 2000 पाउंड हर आदमी की जेब में डाले हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया। तो ये पूरी दुनिया में जब ये महामारी शुरू हुई थी तो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक में विचार हुआ था कि हमने सबने मिलके इस महामारी से उबरना है। उस टाइम पे फिस्कल पैकेजेस, मॉनेटरी पैकेजेस के बारे में भी विचार हुआ था और सब सरकारों ने मिलकर ये सोचा था कि हम आगे आगे बताएंगे क्या क्या कदम हो उठा रहे हैं। रिजर्व बैंक भी कदम उठाता है, वो भी बताता है। तो जो कदम उठाए जा रहे हैं, आप क्या ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता होती है, उसके नाम में मैं सोचता हूँ ठीक कदम उठाए जा रहे हैं और ठीक बताया जा रहा है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी बताया। तो कुल मिला के जो कहा जा रहा है वो ठीक कहा जा रहा है, ये चरण सिंह जी का कहना है। मैं चरण सिंह साहब आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन डॉक्टर सुभाष पांडे जी आपके पास लौटता हूं नई शुरुआत के लिए, और आपसे समझना चाहता हूं, जो सरकार हमको ये बता रही थी कि हम तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जा रहे वाले हैं। एक इंटरव्यू पुराना देख रहा था तो उसके अंतर्गत हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री, जब उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, तो एक बड़े चर्चित कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि आप देश को क्या बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने दावा किया कि हम तो देश को वो बनाना चाहते हैं जिसके तहत अमेरिका वीजा के लिए भारत के आगे खड़ा दिखाई दे। आपसे जानना चाहता हूं कि 7 साल का समय गुजर जाने के बाद क्या हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अमेरिका हमारे यहां पे दरवाजे पर वीजा लेने के लिए खड़ा दिखाई दे? और जो घोषणाएं हैं, आप तो इस सरकारों के हिस्से रहे हैं, इस तंत्र का हिस्सा रहे हैं, आपसे समझना चाहता हूं कि चरण सिंह साहब कह रहे हैं कि जरा माहौल लगना चाहिए उत्साहवर्धक, लोग डिप्रेशन में ना रहें। तो डिप्रेशन में ना रहने के लिए सही बातों को साझा करना जरूरी है, या कुल मिलाकर उत्साह देने के लिए तात्कालिक रूप से बातों को कहना जरूरी है? थोड़ा दृष्टि मिले सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर आपसे। जी हाँ, जरूर। मैं चरण सिंह जी की इस बात को लेकर आगे बढ़ाना चाहूंगा जी, कि ये जो चर्चा हो रही है कि और जो अर्थशास्त्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप रुपए छाप कर लोगों की जेब में डाल दीजिए जी, ठीक है, ये इनका जो रेफरेंस पॉइंट है वो है अमेरिका में ऐसा हुआ है तो यहां क्यों नहीं हो सकता है जी। तो उसमें 2 चीजें बताना चाहूंगा। मतलब हम बहुत बार ये करते हैं कि अमेरिका में ऐसा हुआ, जापान में ऐसा हुआ, न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ, वो यहाँ सिंगापुर में ऐसा हुआ, यहाँ क्यों है? तो ये चीज समझने की है कि इंडिया अपने आप में एक अनोखी इकोनॉमी है, $1 बिलियन+ डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, जिसकी अपनी एक डेवलपमेंट स्टेज है और जो ना अमेरिका के बराबर इस हालत पर पहुंची है कि वो रुपए छाप कर सारे विश्व में भेज सके और अपने मार्केट में भेज सके, और न ही इतना टैक्स कलेक्शन है। जहां तक बात की गई कि उतने पैर पसारे जाए जितने चाहे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर पैसे बांटने की बात हो रही है, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो 45% ऑफ जीडीपी, 50% ऑफ जीडीपी और कुछ जगह 55% ऑफ जीडीपी तक होता है सरकार के खर्चा। और उसके वो कब होता है? जब वहां पर टैक्स कलेक्शन भी 35, 40, 45% ऑफ जीडीपी होता है। अब आप इंडिया की बात करिए, सेंटर और स्टेट दोनों को मिला के, मैं केवल सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, सेंटर और स्टेट दोनों को मिलाकर जो गवर्नमेंट का टोटल खर्च है वो करीब 28% है जीडीपी का जी। और जैसा चरण सिंह जी ने बताया उसमें टैक्स जीडीपी 18% है। तो आप 18% टैक्स जीडीपी से 28% एक्सपेंडिचर जीडीपी की इकोनॉमी चला रहे हैं जी। और आपकी करेंसी डॉलर नहीं है जो सारी दुनिया में चलेगी, हार्ड करेंसी जी। तो इसलिए जो अमेरिका से कंपेयर करना, हम हर क्षेत्र में ये जानते हैं कि अनफेयर और अनटेनेबल कंपैरिजन करना जो है हमेशा ही गलत होता है। और अब मैं कुछ आपके सामने कुछ आंकड़े और रखना चाहता हूं जहां पर ये मदद 2 तरह से की जा सकती है।
अगर कोई भूखा है तो आपको जैसे कहावत है कि या तो आप मछली दीजिए या मछली पकड़ने का फिशिंग नेट दे दीजिए जी। तो अगर आप फिशिंग नेट देंगे तो वो काफी समय तक खाता रहेगा, और अगर आप फिश देंगे तो आपको आपकी अपनी सामर्थ्य कितनी है, कितने दिन बिठा के खिला सकेंगे जी। तो पहली चीज तो ये समझने की है कि जो कल का जो पैकेज है 6 लाख करोड़ 6.5 लाख करोड़ का, वो अपने आप में कोई अलग पैकेज नहीं है, ये एक कंटिन्यूएशन है जो पिछले साल से हो रहा है। और अगर उस पैकेज में आप शामिल करें तो जो दो तरह की चीजें हैं, एक है डायरेक्ट असिस्टेंस टू इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड, उनके लिए जैसे आप देख रहे हैं पिछले मई जून से ही ये चालू हो रहा है कि हर व्यक्ति को पीडीएस में 5 किलो राशन मिलता है पर मंथ, तो उस 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 5 किलो तो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो पर मिलता ही है पीडीएस में, उसके अलावा 5 किलो ऊपर से दिया जा रहा है फ्री। और ये अभी के जो ताजा वो है अनाउंसमेंट है उसको नवंबर 81 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये बात रही कि बिल्कुल भुखमरी की स्थिति ना आए सबके लिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि 81 करोड़ लोगों के 130-35 करोड़ की जो भी आबादी है उसमें 81 करोड़ की आबादी के लिए आपने ये कहा है कि 10 किलो राशन हर महीने 5 किलो फ्री और 5 किलो 1-2 रुपए थी, तो एक ये हो गया। उसके अलावा भी और भी चाहे वो गैस की सब्सिडी हो या एम्प्लॉयमेंट में जो वो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ का उसकी सब्सिडी हो, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स है जो कि कल के उसमें नहीं है। तो जो कल का पैकेज के संदर्भ में अगर आप बात कर रहे हैं तो वो थी एड्रेस्ड बिजनेस के लिए, इसलिए उसमें ये कहना कि इसमें आम आदमी के लिए क्या है वो प्रश्न ही गलत है कि आप जो भी चीज कहा जाएगा उसको आप देखिए। तो ये आंकड़ा जो मैं आपको सुभाष साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, आंकड़ों के मकड़ जाल में मैं अपने दर्शकों को उलझाना नहीं चाहता, कुछ बुनियादी सवालों पे आपसे रूबरू होना चाहता हूं। इस देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकारों का था, उन्होंने सरकार ने फैसले लिए जनता के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए लिए गए। आपने दुकानें बंद करा दी, आपने मॉल बंद करा दिया, आपने सिनेमा घर बंद करा दिया, आपने फैक्ट्रियां बंद करा दी, लेकिन उन सब में जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन हैं उनके बिलों को आपने बंद नहीं कराया। एक एक दुकान के लोड के अनुसार मिनिमम बिल आते हैं, जिनकी 2 पैसे की दिहाड़ी महीने में नहीं हुई उनको आपने बाध्य किया हुआ है कि आपको पैसे चुकाने होंगे। सवाल है आपसे, इस देश में एक बड़ी संख्या पटरी पर रोजगार के माध्यम से अपना परिवार पालने वालों की है, आपने लॉकडाउन के तहत उन सबको बंद कराया है। उनके पास जीविकोपार्जन का कोई माध्यम नहीं रह गया, उनके पास केवल 2 रोटी का सवाल नहीं, इसके अलावा भी जीवन की जरूरतें हैं। वो फैसला सरकार का था। क्या सरकार की एक लोक कल्याणकारी भूमिका नहीं है कि जब उन्होंने फैसले लिए और उससे उन लोगों की जिंदगी का प्रभावित हुई है तो उनके लिए एक स्पष्ट राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसा मैंने तमिलनाडु के संदर्भ में उल्लेख किया, चुनाव आया था, चुनाव जीते थे, स्टालिन ने घोषणा की, इसलिए क्रियान्वित हो गया। अगर यह भी महामारी का दौर 2024 के संदर्भ में आया होता तो शायद देश उम्मीद कर सकता था। बतौर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश में फैसले जरूरतों के आधार पर होंगे या चुनाव की जीत के पैमाने के आधार पर? क्या यह सवाल आपके अंतर्मन को कचोटता है? जिस देश को लगातार यह बताया जा रहा है कि हम तो चीन और अमेरिका के मुकाबले खड़े होने जा रहे हैं, आज जरा सी मदद की बात आई तो बताने लगी कि हमारा टैक्स कलेक्शन 18% है, हमारे आर्थिक हालात ऐसे हैं। उस समय क्यों नहीं बता रहे थे कि इस देश में 81 करोड़ लोग हैं जिनके पास में अपना 2 जून की रोटी का इंतजाम भी नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे बैठते हैं? क्या आपको नहीं लगता इस देश से सच साझा नहीं किया जा रहा है और इस देश को वास्तविक आंकड़ों से मोहताज कर दिया गया है? नहीं, तो ये जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जैसे पैसे आप दीजिए गरीब में, जो इंडिविजुअल हेल्प का जो मैंने बताया राशन के अलावा पीएमजेडीवाई अकाउंट्स में भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की प्रावधान किया हुआ है, उसमें 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए किया गया। तो मैं यहां पर हर एक आइटम को गिनाने नहीं आया हूं कि कहां कहां इंडिविजुअल्स को दिया गया है।
सवाल यह है कि अगर उसी पर रास्ते पर हम चले तो आगे चलकर यही 81 करोड़ जो है वो 91 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, जो उसी लाचारी में, गरीबी में और राशन के मोहताज रहेंगे। इसलिए व्यवस्था ऐसी करनी है कि फिश की बजाय फिशिंग नेट की तैयारी करनी है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस को खड़ा करना है और इसलिए वो पैकेज दिया है। फिश की जगह फिशिंग नेट उपलब्ध कराया जाए, ये बार बार सुभाष पांडे जी का कहना है। कुछ हस्तक्षेप लगातार डॉक्टर विनीत पुनिया करना चाह रहे थे, एक बार उनकी बात सुनते हैं और फिर शंकर लालवानी जी के पास चलेंगे कि जनता के बीच रहने वाला नेता इन सवालों का सामना करता कैसे है। जानने में दिलचस्पी है लालवानी साहब आपसे, पर आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर विनीत पुनिया का हस्तक्षेप सुनना चाहता हूं, जो उनका चरण सिंह जी के संदर्भ में भी था और सुभाष पांडे जी के संदर्भ में भी था। जी विनीत जी। देखिए, मैं बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर चरण सिंह को भी और डॉक्टर सुभाष पांडे जी को। वो भाजपा के सांसद से अच्छे प्रवक्ता हैं भाजपा के, और मतलब वो अभी भी नौकरी से मतलब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल लगे हुए हैं सरकार को डिफेंड करने में। देखिए, देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता बहुत समझदार है। उसकी बुद्धिमत्ता को आप इस तरह चैलेंज मत कीजिए। जो आपने 2-3 बातें की बार बार, डॉक्टर चरण सिंह ने भी की, डॉक्टर सुभाष ने भी की। हमारी चादर बहुत छोटी है। मैं पूछना चाहूंगा, ये चादर अभी छोटी होगी या पहले भी छोटी थी? आज से पहले भी सरकारें थी, आज से पहले भी टैक्स को जो नेट है, क्या वो पहले कम था या अभी कम हो गया एकदम? देखिए, देश को सच्चाई बताइए। देश बड़ा है, आदमी छोटे हैं, पार्टियां बाद में आएंगी, आदमी बाद में आएंगे। देश पहले है, देश की जनता सबसे पहले होनी चाहिए। जब हम किसी नेशनल टेलीविजन पे बैठते हैं तो हमें सच बोलना चाहिए, और कोई हक नहीं बनता हमें कि लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष होने का दावा करके हम फिर पक्षपातपूर्ण बात करें। ये मैं बात करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मुझे, आपको अन्यथा लगा होगा, लेकिन आई फेल्ट इट वेरी बैड। दूसरी बात, जो आपने बात की टैक्स की, कि टैक्स कम है, आप प्लीज मुझे बताइए, आप पहले सचिव रहे हैं, आप बता दीजिए, डॉक्टर चरण सिंह आप बता दीजिए कि भारत सरकार का टैक्स इनकम, टैक्स रेवेन्यू 2004 से लेके 2020-21 तक कितना बढ़ा है, हर साल कितना बढ़ा है और इस टाइम कितना बढ़ा है। मैं अगर ये कहते हैं कि सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया, तो मैं कहूंगा, मैं याद दिलाऊंगा, जीएसटी जिस चीज पर होता ही नहीं था, आज उस पे हम 18% भी दे रहे हैं। जिस पे कोई टैक्स नहीं होता था, आज हम उस पे इतना सारा टैक्स हम दे रहे हैं। और जिस पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आंकड़ा, मैं बाध्य हूं बताने के लिए, 2014-15 में इस सरकार को लगभग 1,72,065 करोड़ रुपए मिले, और वही बढ़ते बढ़ते इस साल 4 लाख करोड़ हो गया है। और ये जो आप बोल रहे हो कि जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई थी कि पहले सरकारें सब्सिडी देती थी, पहले सरकारें पेट्रोल पर, डीजल पर अपनी तरफ से राहत देती थी लोगों को। आज की सरकार उसने उस कमाने का धंधा बना दिया है। और फिर आपने जो बोला कि लोगों को अगर हम डायरेक्ट मनी दे देंगे तो वो पैसा खर्च कहां करेंगे? हे भगवान, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि आप, ये बात तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं बोलता कि खर्च कहां पे करेंगे। अरे, रोटी खाने को लोगों के पास पैसे नहीं है, आप बोल रहे हैं कि आपने उनको मक्खन नहीं दिया, आपने उनको अन्न दे दिया। अरे सर, इतनी कृपा करना बंद कर दीजिए, इतना झूठ बोलना बंद कर दीजिए। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। आज के दिन सारी मार्केट खुली है, लॉकडाउन कंडीशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के पास खरीदने का व्यवस्था नहीं है। लोगों के पास, लोग मार्केट में निकल नहीं सकते। लोग मार्केट में भी निकल सकते हैं, लोग खरीद भी सकते हैं, लेकिन लोगों की जेब में पैसे नहीं है। जो आपने बात की कि भारत की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी नहीं है, माफ कीजिएगा, भारत की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। पहले भी जब यूएसए में दिक्कत आई थी, तब 2008-9 में, मुझे लगता है आप मेरी बात का जवाब बेहतर देंगे, 2008-9 में जब पूरे रिसेशन आया था, तब इंडिया में रिसेशन नहीं आया था, क्योंकि यहां पे एक बहुत समझदार आदमी की सरकार थी। उसने देश को लीड किया था, उसने देश की समस्याओं से अपने आप को जोड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का नेतृत्व किया था, और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजों पे आप राजनीति करेंगे तो फिर देश किन से डॉक्टर विनीत पुनिया जी ने सारे विषयों पे अपनी असहमति को साझा किया है, लेकिन मैं शंकर लालवानी जी आपके पास आना चाहता हूं वापस, और इस संदर्भ में कि लोग परेशान हैं,
सरकार ने जो फैसले जनहित में ही लिए, लेकिन उसने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया और अब सरकार उनमें मदद करने से इंकार कर रही है। दुकानें बंद कराई लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं, कौन जिम्मेदार? सवाल है। पटरियों पर, सड़कों पर जो रेहड़ी लगाते थे उन्हें 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक इजाजत नहीं मिली, कौन जिम्मेदार? होटल खुले हुए हैं, होटल के अंतर्गत रेस्टोरेंट बंद रहे लंबे समय तक, लेकिन उनके बिल आते रहे, उनके किराए चलते रहे, कहां से भरेंगे? कौन जिम्मेदार? और इसके संदर्भ में समाधान ये नहीं कि ब्याज पे कर्जा ले लो और इससे उबर लो। क्या शंकर लालवानी जी जो जन नेता हैं, बड़े जन नेता हैं, वो इत्तेफाक रखते हैं कि ये वाकई मदद है, ये वाकई राहत है, ये वाकई समाधान है उस समस्या का, उस प्रश्न का जो आम आदमी के जहन में इस समय घूम रहा है, सामने खड़ा हुआ है? हिमांशु जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि इस आपदा के दौर में आपको क्या लगता है, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लोगों को मरने देना चाहिए? शंकर लालवानी जी, मैंने तो आपसे सवाल के अंदर कहा कि जनहित में लिया गया फैसला है, इससे इंकार नहीं है, लेकिन इस फैसले के चलते जो लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, तो सरकार अपना अधिकार क्यों नहीं छोड़ना चाहती? क्यों नहीं विद्युत मंडल के स्तर पर यह फैसले लिए जा रहे हैं कि इस दौरान बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा उन दुकानों के संदर्भ में जो खुली ही नहीं, जिन फैक्ट्रियों में उत्पादन हुआ ही नहीं सरकार के फैसले के तहत, उनका बिल लिया जाए? शंकर लालवानी जी इसे जायज मानते हैं? देखिए, हमने उन जो आप कह रहे हैं, पहली हमारी प्राथमिकता ही लोगों की जान बचाना जी। अब आप कह रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को, जितने भी इंदौर में रेहड़ी पटरी वाले थे, प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए का लोन दिया गया ताकि वो अपना बिजनेस वापस शुरू कर सके। आपका प्रश्न है बिजली के बिल का, उनको समय दिया गया कि आप किस्तों में भरिए और आपको समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया, समय दिया उनको और वो किस्तों में भर रहे हैं। और आज के समय ऐसा कोई भी व्यक्ति, मैं तो दिन भर जनता के बीच में रहता हूँ, आज के समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समय नहीं दिया हो और वो इस बिजली के बिल के कारण परेशान हो। तो लालवानी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि लोग कोई बहुत परेशान है बिजली के बिल को लेकर? 10-10 हजार रुपए रेहड़ी वालों को जो है लोन स्वरूप दे दिया गया, तो उसके कारण तो उन्हें राहत मिल गई। एक चीज और बताना चाहता हूँ जो मेरे को भी आश्चर्य हुआ और आप सबको सुन के आश्चर्य लगेगा। इंदौर में 2 व्हीलर जी, 4 व्हीलर गाड़ियों की जो इस दिनों में बिक्री हुई है, प्लस जी जो रजिस्ट्री जो प्रॉपर्टी की हुई है, उसमें कोई अमीर गरीब छोटे मकानों की हुई है, फ्लैटों की भी हुई है, उसकी हुई है, वो भी एवरेज से ज्यादा हुई है। इसका मतलब मनी का रोटेशन हुआ है, लोगों की जेब में पैसा आया, तभी ये संभव हुआ है। तो फिर लालवानी जी, फिर आपसे सवाल ये है कि फिर सरकार इस बात का रोना क्यों रो रही है? क्यों चरण सिंह जी हमसे कह रहे हैं कि सरकार के पास आमदनी का स्रोत घट गया, जब आप बता रहे हैं कि इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, कारें बिक रही हैं, स्कूटर बिक रहे हैं, तो फिर सरकार रोना क्यों रो रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है? बात ये समझे, नहीं, सरकार रोना नहीं, सरकार लोगों को पैसा दे रही है ताकि रोटेशन घूमे, पूरा सर्कल जो है, इंडस्ट्री हो, व्यवसाय हो, उसका रोटेशन घूमे। सिंपल बात है, ये तो अर्थशास्त्री भी जानते हैं। तो लालवानी जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो हमने किस्से कहानियां पढ़ते थे कि जब आदमी जरूरत के दौर से गुजरता है, बेटी की शादी करनी है, कोई घर में देहांत हो गया है, तो उस समय गांव का साहूकार उस दौरान उसे कर्जा चढ़ाकर उसकी मदद किया करता था। बाद में कुल मिलाकर उसका घर, उसकी जमीन सब बिक जाया करती थी, साहूकार के हवाले हो जाती थी। क्या इस देश की सरकार साहूकारी चरित्र पर है या कोई और नजरिए से हम इस मदद को देंगे? ये आपसे सवाल है। हिमांशु जी, अभी डॉक्टर पंडित जी ने एक सिंपल बात बताई कि आपको खाने के लिए फिश दें या फिश पकड़ने के लिए सामान दें। अगर आपको खाने के लिए फिश देंगे तो आप घर बैठ के सिर्फ फिश ही खाते रहना जी। और अगर आपको साधन देंगे कि आप कुछ व्यवसाय करें, काम करें और अपना रोटेशन घुमाएं, तो आप तय करें क्या करना चाहिए। तो लालवानी जी, मेरा ये सवाल है, उन्होंने जो उदाहरण दिया, मैं भी आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। मेरे घर में आग लगी हुई है, उस समय मुझे फायर ब्रिगेड की जरूरत है या आप मुझे बेलचा और कुदाल थमा देंगे कि कुआं खोद लीजिए और बुझा लीजिए? इस समय लोग लगभग इसी दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी संख्या में आत्महत्या के आंकड़े सामने हैं, और सवाल केवल इतना है कि इसे राहत क्यों कही जा रहा है? क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? की बात है कि लोग अभी नहीं, मैं हिमांशु जी आपकी बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार का वातावरण में सारा दिन मार्केट में रहता हूँ, बाजार में रहता हूँ, इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं। आपको जानकारी आप ले लें मार्केट से, मेरे व्यवसाय में भी व्यापारी आदमी हूँ, इस प्रकार की कोई आगे जाके हमें बेतहाशा मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़े।
और हम इस समस्या से सुलझते ही अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर आ जाएगी। और इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे और कर लेता हूं सुभाष पांडे साहब, दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल भारत में बिक रहा है, ये तमाम विपक्षी नेताओं का आरोप है। इस संदर्भ में कोई दृष्टि आपसे मिले? हम बहुत अच्छे हाथों में हैं, हम बहुत ईमानदार तरीके से काम कर रहे हैं, हम इस समस्या का समाधान बहुत ईमानदारी के साथ खोज रहे हैं, तो ये ईमानदारी का समाधान, ये ईमानदारी की कोशिश फरवरी से लेकर मई तक कहां थी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम बढ़ रहे थे लेकिन 5 राज्यों में चुनाव थे। जब से चुनाव खत्म हुए हैं, देश इसी बात में कोस रहा है कि इस समय चुनाव क्यों नहीं है, अगर चुनाव होते तो कुछ और होता। इस पर आपसे दृष्टि मिल जाए, बाकी कोशिशों को आपने सराहना की, इसके संदर्भ में भी दृष्टि देंगे? बिल्कुल सही है, और ये बात केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लागू होती है जी, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल पर जो भी टैक्स लगते हैं उसमें अगर सेंटर और स्टेट दोनों के लगते हैं जी, तो अगर टैक्स ना बढ़ाने का, कम करने के मंशा हो तो वो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर तय कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्वेश्चन पॉलिटिकल सवाल ये है कि जो टैक्स की बात मैं कहूं, उसी बात पे आना चाहूंगा कि ये 17-18% ही है। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है जो टैक्स रिफॉर्म से, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें हमने कस्टम्स और एक्साइज और उस सबको जो जीएसटी में किया, वो उसमें हमें 2017 से अभी तक उतनी वृद्धि देखने को नहीं मिली और अभी भी पिछले कुछ महीनों तक उसमें काफी कर चोरी थी। तो पिछले नवंबर से हमें उसमें सुधार देखने को मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुधार अगर आगे जारी रहा तो फिर आगे 1 साल के अंदर ऐसे हालात बन सकते हैं कि सरकार और भी ज्यादा दमदार इंटरवेंशन कर सके। तो कुल मिलाकर सुभाष पांडे जी, पेट्रोल डीजल के संदर्भ में मानते हैं कि गड़बड़ तो है, लेकिन वो केंद्र और राज्य दोनों के मिलकर देखने की चीज है, दोनों के स्तर पर प्रयास कीजिए। आखिरी बातचीत के लिए मैं डॉक्टर विनीत पुनिया आपके पास आता हूं, बतौर विपक्ष की आवाज, जो कुछ आप कहना चाहें सरकार के प्रयासों के संदर्भ में। ये जनता की आवाज है, पेट्रोल को, डीजल को सस्ता कीजिए, लोगों को सीधे राहत दीजिए, आंकड़ेबाजी, लिफाफेबाजी बंद कीजिए, आंकड़ेबाजी, हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए। मैं सिर्फ 2 आंकड़े देना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बातें, मुझे पता है कि लोगों को ये आंकड़े समझ नहीं आते और लोगों को लगता है ये क्या भारी भारी बातें हो रही हैं जी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू छेड़ा था और डॉक्टर चरण सिंह ने एक बात बोली, डॉक्टर अपने जो दूसरे तथाकथित आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी बोला, सुभाष जी ने, कि जो राहत मिलती है एलपीजी में, रिलीफ मिलता है, ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। काइंडली उसको इंक्लूड कर लीजिए। 5 रुपए 65 पैसे, 6 रुपए, 7 रुपए आपको रिलीफ मिलता है एक एलपीजी सिलेंडर पे, और उसमें क्या है, सरकार 5% जीएसटी लेती है। मैं बहुत ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आपने वो तो बात की कि देखिए हमने ये, सरकार ने रिलीफ दिया, हम ये 14,000 करोड़ सरकार ने बोला कि हमने फर्टिलाइजर पे रिलीफ दिया। सरकार ने ये नहीं बताया कि ये पहली सरकार है जिसने किसान के ऊपर जीएसटी लगाया फर्टिलाइजर पे। ये पहली सरकार है जिसने ये, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं बस बहुत ही शॉर्टली, 2011-12 में 1,38,541 करोड़ अंडर रिकवरी थी जी। 2012-13 में 1,61,000 अंडर रिकवरी थी। 2013-14 में 1,39,869 अंडर रिकवरी थी, और वो अंडर रिकवरी पेट्रोल पे, डीजल पे जीरो है 2015-16 से, 2016-17 से, 17-18, 18-19, 19-20 में। और जहां तक बात है एलपीजी में ये सरकार कमाई कर रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हिमांशु जी, किसी एक दिन एलपीजी के ऊपर कि एलपीजी के अंदर वास्तव में सरकार कितना पे करती है और सरकार को कितना कमाई होती है, इस पे भी एक डिबेट कीजिए, क्योंकि विनीत पुनिया जी की ना इत्तेफाकी है। कुल मिलाकर हम अपनी बातचीत को, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, उसे कंक्लूड करें तो कुल मिलाकर सरकार के द्वारा जो कोशिश है उसके संदर्भ में सुभाष पांडे जी का कहना यह है कि एक बार मछली खिलाई जा सकती है, लेकिन सरकार की कोशिश दरअसल मछली पकड़ने लायक व्यक्ति को बनाने की, ताकि उसका जीवन निरंतर अपने आप चलता रहे।
दूसरी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर चरण सिंह साहब के साथ में और सुभाष पांडे जी के साथ में जो साझा हुई है वो ये है कि आप इसको मदद के तौर पर ना देखिए, पर अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की कोशिश के तौर पर इस प्रयास को जरूर देखा जाना चाहिए। शंकर लालवानी जी जननेता के तौर पर यह मानते हैं कि जो कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो पर्याप्त है, लोग ज्यादा परेशान नहीं है। विनीत पुनिया जी सरकार की कोशिशों से पूर्णतः ना इत्तेफाकी रखते हैं। उन्हें लगता है सिवाय बहकाने के अलावा और समाचार पत्रों और टीवी चैनल पर हेडलाइन बनने के अलावा इन पैकेजेस में और कुछ नहीं रखा है। लेकिन एक बात तय है कि लोगों को इस समय मदद की उम्मीद किससे होगी? उससे जिसके पास सामर्थ्य है। और इस देश में सामर्थ्य किसके पास है? सरकार के पास, और वो भी उस सरकार के पास जो स्पष्ट बहुमत के साथ है और जिसने बताया हुआ है कि हम दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। अब ऐसी विपदा के समय पे सरकार अपने सामर्थ्य को लेकर खुद सवाल खड़ा कर दे तो हम अपेक्षा ना करें, पर सरकार जब तक ये कह रही है कि उसके सामर्थ्य पर सवाल मत उठाइए तो उसकी मदद को लेकर हम सवाल ना उठाएं तो ये ना इत्तेफाकी होगी। भले ही चरण सिंह साहब और सुभाष पांडे जी हमारे इन सवालों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन तय बात है कि इस कष्ट के दौर में, इस परेशानी के दौर में लोगों की उम्मीद उस मदद से कहीं ज्यादा है जो सरकार दावा कर रही है। देखिए आने वाले समय में शायद ये उम्मीदें पूरी हो पाए। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जरूरत और मिल रही मदद को प्रतिबिंबित करते हुए केवल इतना कहता है कि बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ, कि बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ और कश्ती कागजी पतवार के साये में है। अदम गोंडवी ने मदद के संदर्भ में यह शेर कभी लिखा था। आज के हालात पर थोड़ा मुफीद लगा इसलिए आपसे साझा कर लिया। विचार कीजिएगा कितना सही कितना गलत, लेकिन मुझे अब दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।